आज हम लोग इकोलॉजी में एबायोटिक फैक्टर्स को देख रहे हैं और इसमें कौन सी चीजें हैं जो कि प्रश्न के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। मतलब बेसिकली हम लोग इकोलॉजी शुरू कर रहे हैं। इकोलॉजी इस टर्म को दिया था अर्नस्ट हेकल, ठीक है ना। इन्होंने इसका नाम दिया था। इकोलॉजी का मतलब होता है हाउस, घर, घर की पढ़ाई, स्टडी ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है। वही एक कहलाता है इकोलॉजी। मतलब कि यदि ऐसे कहें तो इकोस का मतलब होता है हाउस, ठीक है, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो घर की अगर पढ़ाई की जाए तो उसे हम लोग इकोलॉजी कहते हैं, जो हमारा नेचुरल हैबिटेट। इसमें जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें दो तरह के फैक्टर्स होते हैं। द इन्वायरमेंट, द इन्वायरमेंट में दो तरह के फैक्टर्स सब लोग जानते हैं। पहला होता है एबायोटिक फैक्टर्स फैक्टर्स और दूसरा होता है बायोटिक फैक्टर्स। जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम लोग फिजिकल इन्वायरमेंट भी कहते हैं। फिजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। और ये हो गया बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। सबसे पहले फिजिकल इन्वायरमेंट को ही हम लोग शुरू करते हैं। फिजिकल इन्वायरमेंट को अगर हम लोग देखें तो इसमें सबसे पहला जो स्टडी होता है वो होता है सॉइल का। सॉइल, पानी से के बाद जो सेकेंड हैबिटेट है वो सॉइल ही है। सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है वह वीदरिंग ऑफ रॉक के कारण होता है। इसके स्टडी को पहले तो स्टडी बोल दें। स्टडी इज कॉल्ड पेडोलॉजी, ठीक है। सॉइल के स्टडी को कहा जाता है पेडोलॉजी। सेकेंड होता है कि कैसे बनता है, तो ये इसका फॉर्मेशन और पत्थरों से ही होता है। फॉर्मेशन बाय वीदरिंग ऑफ रॉक्स। पत्थरों को इतने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, एकदम मतलब पिसा हुआ जैसे आटा मैदा की तरह, तो मिट्टी बन जाता है, ठीक है। फिर कहते हैं कि हैबिटेट, हैबिटेट ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। सबके रहने के लिए इसके पास जगह है, बस लालच के लिए नहीं। सेकंड पॉइंट जो सॉइल में आता है कि क्या कंपोजिशन है सॉइल का। अगर सॉइल के कंपोजिशन की चर्चा करें हम, तो सॉइल में दोनों तरह के मतलब पार्टिकल्स हैं, ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स। इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स हैं इसमें, वाटर है, गैस है एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स है। इसे ऊपर लिखे बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स। ये सभी सॉइल के कंपोजिशन में होता है। प्लस मिनरल को क्यों छोड़ दें, मिनरल भी रहना चाहिए, मिनरल्स भी इसमें रहता है। अब क्या है कि मिनरल का जो कंपोनेंट है वो सॉइल में अलग अलग में, अलग अलग मात्रा में ये रिलेटिवली मिलता है इसका, है ना। तो सॉइल जो है
उसमें एक टर्म आता है सॉइल टेक्सचर। सॉइल की बनावट कैसे होती है? तो सॉइल की बनावट में लोग कहते हैं कि सैंड, सिल्ट और क्ले, तीन तरह का, सैंड, सिल्ट एंड क्ले, मेक mix and make different soil texture. Sand, silt and clay मिक्स में हम थोड़ा परसेंटेज देना चाहते हैं, टू मेक, अलग अलग परसेंट में ये मिलकर अलग अलग सॉइल टेक्सचर को बनाता है। तो ये हो गया सॉइल टेक्सचर की बात आती है। एक जो टर्म आता है सॉइल में वो आता है ह्यूमस। ह्यूमस के बारे में हम कहते हैं ये एमॉर्फस है, amorphous and colloidal mixture of organic substances। ठीक है, फाउंड ऑन अर्थ क्रेस्ट, ऑन द अर्थ क्रेस्ट, अर्थ क्रेस्ट के ऊपर ये पाया जाता है ह्यूमस। ह्यूमस जो है इसमें दो तरह के सब्सटेंसेस होते हैं। ह्यूमस में दो प्रकार के सब्सटेंसेस मिलते हैं। एक को हम लोग कहते हैं ह्यूमिक और दूसरे को कहते हैं नॉन ह्यूमिक। तो जो ह्यूमिक सब्सटेंसेस हैं ये स्टेबल होते हैं और प्लांट और एनिमल के जो नए पत्ते गिर जाते हैं, कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, उनके डिकम्पोजिशंस बनता है। ठीक है ना, तो इसके बारे में क्या कहते हैं कि स्टेबल है एंड प्रोड्यूस्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ लिविंग बॉडीज। लिविंग बॉडीज लिख दिए, प्लांट एनिमल जो भी रहे। यहीं पर जब नॉन ह्यूमिक के लिए आते हैं तो नॉन ह्यूमिक में बेसिकली सारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ठीक है ना, ऑर्गेनिक एसिड्स, ये सभी इसके कंपोनेंट होते हैं। ओके, ये जो होते हैं वो नॉन ह्यूमिक सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, तो ये ह्यूमस का दो अलग अलग कंपोनेंट होता है। तो 90% जो होता है उसमें ये ह्यूमिक होता है। ये जो ह्यूमिक सब्सटेंस है इनके अंदर में कुछ अलग अलग टाइप की चीजों को भी स्टडी किया जाता है, जैसे फल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड एंड ह्यूमिन। ठीक है ना, ये दो जो है वो सॉल्युबल है वाटर में, सॉल्युबल इन वाटर। ये क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है ना, ये सॉल्युबल नहीं है। बाकी ऊपर दोनों क्या है, सॉल्युबल इन वाटर। ह्यूमिन क्या है, ये इनसॉल्युबल। एक बार से कह सकते हैं कि जैसे रेसिडुअल मटेरियल होता है उसी तरह से सॉइल का ये टेक्सचर जो है वो उसी प्रकार से कुछ तरीके से पाया जाता है। ठीक है, ये भी जानकारी हमें मिल गई। अब होता है कि सॉइल एयर। हम सब जानते हैं कि मिट्टी में हवा का और खेती में तो खूब यूज किया जाता है। तो कहते हैं कि सॉइल पोर्स जो होते हैं, सॉइल पोर्स कंटेन एयर।
हाँ, जो यूज कौन करता है? यूज्ड बाय सॉइल बायोटा। सॉइल बायोटा। अब उस बायोटा में प्लांट हो सॉइल में, या एनिमल्स हो, या फिर माइक्रोब्स हो, ये सब जो भी है उसको यूज करते हैं। साथ ही क्या है कि नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस जैसी प्रक्रियाएं जो है वो उसको भी अफेक्ट करता है। ये जो एयर है, एयर अफेक्ट नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन, इनको भी अफेक्ट करता। तो कोई मामूली चीज नहीं समझिए। जो लेग्यूम प्लांट्स काम कर रहे होते हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि जो भी लेग्यूम में पढ़ते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन को, केजेनजेगर में भी आप पढ़िएगा, दिखेगा कि वहां पर की ऑक्सीजन की उपलब्धता रहनी चाहिए। फिर आता है सॉइल वाटर। सॉइल में तो पानी भी है भाई, उसके बिना सर आवाज नहीं आ रही है। देखिए, सॉइल वाटर के बारे में कह रहे हैं कि सॉइल वाटर कंटेंट जो है सबसे ज्यादा क्ले में होता है, फिर सिल्ट में, और फिर सैंड में। जैसे नागालैंड सब का एरिया है, नागालैंड में क्या है कि पहाड़ में पत्थर है और बालू है। जितनी बारिश होती है, सब जानते हैं कि वहां पर चेरापूंजी सब एरिया में बहुत सालों भर बारिश होती है, लेकिन पानी आते ही वो सब अंदर चला जाता है। ऊपर वाले के लिए कुछ नहीं रहता, तालाब भी नहीं बना सकते। तालाब बनेगा तो अंदर बालू है, बलुआही मिट्टी है, जो पानी तालाब में अटके हुए नहीं करेगा, नीचे चला जाएगा। उन लोगों को कोई ऑल्टरनेटिव, बहुत सारे मैकेनिज्म है जो वो लोग यूज करते हैं। तो सैंड जो है, ये आप देखते होंगे नदी समुद्र के किनारे सैंड को थोड़ा सा कोड़ दीजिएगा, नीचे में पानी दिखेगा। इसका मतलब तो सैंड खुद पानी नहीं रखता है। अब जो सॉइल वाटर टाइप्स है, सॉइल वाटर टाइप्स की बात करें तो कई प्रकार के इसके टाइप्स स्टडी किए जाते हैं, जिसमें 4 मुख्य प्रकार होते हैं। जैसे पहला, कैपिलरी वाटर। वी ऑल नो कि कैपिलरी वाटर जो है वह सॉइल में ऊपर की ओर चढ़ता है, ठीक है ना? रेज अप इन सॉइल, तो यूज्ड बाय प्लांट्स, प्लांट्स को यूज करता है। साथ में पॉन्ड वॉन्ड सिस्टम, जो पॉन्ड में आप देखते होंगे कि मट्टी कोरने के बाद पॉन्ड में पानी भर जाता है खुद ब खुद एक लेवल तक में, वो भी कैपिलरी वाटर है। तो प्लांट्स इसको यूज करते हैं। दूसरा होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है उसके बारे में क्या कहते हैं? ये 2 सॉइल पार्टिकल के बीच का पानी है। देखिए, एक ऐसे फील्ड के कारण ऐसे हो जाएगा, ये सॉइल पार्टिकल है, ठीक है ना, और ये वाटर है। कैनॉट बी यूज्ड बाय प्लांट्स, क्योंकि उसको यूज करने के लिए बहुत ताकत लगाना पड़ेगा। तीसरा जो है उसे हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर जो है वो धरती की ओर जाता है। जैसे कैपिलरी वाटर में नीचे की पीले तीर होना, इसमें ऊपर यहाँ नीचे की ओर बनाएंगे, तो इसको भी यूज नहीं कर सकते हैं, ये वाटर टेबल में इंटर करता है। और चौथा जो है वो केमिकली बाउंड वाटर। केमिकली बॉन्ड वाटर का मतलब क्या हो गया? जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल,
हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल, ये भी इसका एग्जाम्पल है। उसको भी यूज नहीं कर सकता है प्लांट, बट ये पानी है, अगर वहां से रिलीज हो तो फिर ये पानी का सदुपयोग किया जा सकता। ये हो गया इसके बारे में। सबसे पहला सॉइल था। दूसरा जो है वो है एयर एंड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, एयर को हम लोग सब लोग बड़ा प्रेम से डिफाइन करते हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस। मिक्सचर ऑफ गैसेस। इन हम लोग जहां हैं इन्वायरमेंट में, वहां सिर्फ गैस ही थोड़े है, मिक्सचर ऑफ गैसेस तो है ही, प्लस मॉइस्चर है, प्लस सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, प्लस अगर हम थोड़ा सा इसे कठोर शब्द में बोलें तो पॉल्यूटेंट भी है। अगर हम एयर को प्योर नहीं माने तो कम से कम उसमें गैसेस तो है, मॉइस्चर है और सस्पेंडेड पार्टिकल्स है। ये सस्पेंडेड पार्टिकल में अगर पॉल्यूटेंट्स आ गए तो खेल खत्म, बट गैसेस है। अब ये जो गैसेस हैं ये इस धरती का एटमॉस्फेयर भी बनाता है, लेकिन इसका लेवल एक नहीं होता है। धरती से लेकर आसमान की ऊंचाई तक इनका जो लेवल है वो बदलते रहता है। ठीक है। कहते हैं क्या कि एयर एंड अदर अदर फैक्टर्स या कंपोनेंट्स मेक इन्वायरमेंट। और इसके बनने कारण का क्या कारण है? बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना, ये खिलाड़ी है। ये धरती है हमारा और उसके चारों तरफ इन्वायरमेंट है। इस इन्वायरमेंट जो है, जो उसका सब पार्टिकल को खींच रहा है, वो खींच कौन रहा है? धरती का जो चुंबकीय शक्ति है वह खींच रहा है। इसका मतलब है यूनिफॉर्मिटी नहीं है, और उस यूनिफॉर्मिटी नहीं होने कारण इसके 4 लेयर्स बनाए जाते हैं। सब हम लोग जानते होंगे। ठीक है। ये जो 4 जनरल लेयर्स है, और भी इसमें लेयर्स बताया जाता है, तो सबसे ऊपर हो गया थर्मोस्फेयर, इसके नीचे हो गया मेसोस्फेयर, इसके नीचे हो गया स्ट्रेटोस्फेयर, और सबसे नीचे में हो गया ट्रोपोस्फेयर। तो ये ऊपर ऐसे जा रहा है, तो ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो और थर्मो हो गया। इन दोनों को कहा जाता है लोअर एटमॉस्फेयर। ठीक है। और इन दोनों को कहा जाता है अपर एटमॉस्फेयर। इसके ऊपर जो है इग्जोस्फेयर है, तो इग्जोस्फेयर को क्या एटमॉस्फेयर करेगा? वो तो निर्वात है, वो तो वैक्यूम है, वहां आप बहुत कुछ हवा गैस के बारे में बात नहीं कर सकते। अब सोचिए, लगभग अगर हम एक ग्राफिकल ऐसे पॉइंट डंडा खींच दें इस प्रकार से, आप देखिए 20, 40, इसको कर दें 60, 80, ठीक है ऐसे। अब अगर इसको हम थोड़ा बांट दें, पार्टीशन कर दें, तो लगभग 85 किलोमीटर से ऊपर, इसका नंबर लिख देते हैं 20, 40, 60, 80, ये सभी किलोमीटर है। तो यहां हो गया कि अगर 85 किलोमीटर से ऊपर है तो थर्मोस्फेयर समझ लीजिए। 50 किलोमीटर मतलब 50 किलोमीटर के से लेकर बाकी ऊपर में मेसोस्फेयर हो गया, और 15-16 किलोमीटर से ऊपर लेवल तक में सभी स्ट्रेटोस्फेयर हो गया। तो एक लमसम बोले कि क्या बंटवारा है, तो उस बंटवारे को समझा जा सकता है। कैसे? अगर स्ट्रेटोस्फेयर है तो 8 से 18 किलोमीटर, ठीक है भाई, 8 से स्ट्रेटोस्फेयर में ट्रोपोस्फेयर, नॉट स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है ना, ट्रोपोस्फेयर यहां पर आ गया। स्ट्रेटोस्फेयर अप टू 50 किलोमीटर, ठीक है ना। मेसोस्फेयर अप टू 85 किलोमीटर।
थर्मोस्फेयर उससे अबव, ये हो गया 85 टू लगभग 600 किलोमीटर तक ये होता है। तो ये रेंज को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है, इससे बहुत क्वेश्चन जो है ना वो एकदम एकदम पूछ देता है, ठीक है ना। यहाँ बचने का बहुत उपाय नहीं है, यहाँ पर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये जो थर्मोस्फेयर है उसमें उसका जो ऊपरी हिस्सा होता है ना, वहां एक बैंड होता है, और उस बैंड को हम सब लोग क्या कहते हैं, आइनोस्फीयर। ये बड़ा सेंसिटिव एरिया होता है, इसको कहा जाता है आइनोस्फीयर, ठीक है ना, ये आइनोस्फीयर। और जो इससे ऊपर हो गया फिर तो उसको हम लोग एक्सोस्फीयर बोलते ही हैं, एक्सोस्फीयर। तो एक्सोस्फीयर में कोई जीवन नहीं है, जीवन का आप कॉन्सेप्ट भी नहीं समझते। अब इसका लास्ट टॉपिक होता है कि जैसे ट्रोपोस्फीयर, एक लैप्स रेट टर्म आता है। लैप्स रेट को क्या कहते हैं धरती पर, इस 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, ठीक है ना, ये टेम्परेचर घटता है, डिक्रीज इन टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। जैसे से ऊपर जाइएगा इसको लैप्स रेट कहते हैं। इससे जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं ठंडी बढ़ती है, देखते हैं ना हिमालय पहाड़ ऊपर बढ़ के बर्फ है, हमारे यहाँ गर्मी में लोग पसीना पोंछते हुए परेशान है, और वहां बर्फ है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, इस लैप्स रेट को भी दिमाग में रखते हैं कि कितना किलोमीटर पर कितना डिग्री। तो ये सब चीज एकदम डेटा है, इसको दिमाग में एकदम बिठा कर आना। यहाँ थोड़ा सा भी गड़बड़ होने से ना फिर गड़बड़ा जाएगा, पूरा काम खत्म हो जाएगा हमारा। तो ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ रहे हैं।